प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एक बार पुनः मैं हाजिर हूँ डॉक्टर पवन कुमार सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से। प्रिय विद्यार्थियों, कल हम लोग 23 प्रश्न हल कर चुके हैं। आज 24वें प्रश्न से प्रश्नोत्तरी हल करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। प्रिय विद्यार्थियों, आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को दृष्टिगत करके यह प्रश्नोत्तरी आपके बीच प्रस्तुत की जा रही है और मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि इससे आपको अवश्य लाभ मिलेगा। आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न यानी 24वां प्रश्न आपके सामने। रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम लिखिए। ए बालकांड, अयोध्याकांड, किष्किंधाकांड, अरण्यकांड। बी बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड। सी अयोध्याकांड, बालकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड। डी अयोध्याकांड, अरण्यकांड, बालकांड या किष्किंधाकांड। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये बताना है कि इसमें कांड का सही क्रम क्या है। तो प्रिय विद्यार्थियों, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य है जो संवत 1631 ईस्वी में इसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने आरंभ की थी और इसकी रचना अयोध्या में हुई थी। कुछ अंश जैसे किष्किंधाकांड जो है यह काशी में रचा गया था विद्यार्थियों। और एक महत्वपूर्ण बिंदु और आप नोट कर लीजिएगा कि रामचरितमानस 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में पूरा हुआ था। और रामचरितमानस के जो 7 कांड हैं इसमें सबसे पहला कांड जो है वो बाल कांड है, दूसरा अयोध्या कांड है, तीसरा अरण्य कांड है, चौथा किष्किंधा कांड है, 5वां सुंदर कांड है, 6ठा जो है लंका कांड है और 7वां उत्तर कांड है। तो इस हिसाब से प्रिय विद्यार्थियों बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड, तो बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड यह बी विकल्प है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। 24वें प्रश्न का सही उत्तर है बी विकल्प। रामचरितमानस के कांडों का जो सही अनुक्रम है वो बाल कांड है, उसके बाद अयोध्या कांड है, फिर अरण्य कांड है और फिर किष्किंधा कांड है। आइए 25वां प्रश्न आपके सामने है। कवियों का सही अनुक्रम बताइए। ए द्विजदेव, केशवदास, विद्यापति, रसखान या बी विद्यापति, द्विजदेव, रसखान, केशवदास। सी विद्यापति, रसखान, केशवदास, द्विजदेव या डी रसखान, विद्यापति, केशवदास, द्विजदेव। आपको बताना है कि कवियों का सही क्रम किस विकल्प में है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कवि हैं इनमें जो विद्यापति हैं इनका समय 14वीं शताब्दी है और रसखान 15वीं और 16वीं शताब्दी के आसपास है, केशवदास 15वीं शताब्दी है और द्विजदेव ये 18वीं शताब्दी के कवि हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो विद्यापति के बाद रसखान, उसके बाद केशवदास और द्विजदेव। तो इस दृष्टि से विद्यार्थियों यह जो सी विकल्प है ये सही हो जाएगा। और विद्यापति ने कीर्तिलता और कीर्ति पताका नामक ग्रंथ की रचना की है। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। यह आप इसको भी याद किए रहिएगा, परीक्षा में कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न नाटकों का सही अनुक्रम लिखिए। एक कहे कबीर सुनो भाई साधो, भारत दुर्दशा, स्कंदगुप्त, कबीरा खड़ा बाजार में। बी भारत दुर्दशा, स्कंदगुप्त, कबीरा खड़ा बाजार में, कहे कबीर सुनो भाई साधो। सी स्कंदगुप्त, कहे कबीर सुनो भाई साधो,
भारत दुर्दशा कबीरा खड़ा बाजार में, या डी भारत दुर्दशा कबीरा खड़ा बाजार में, स्कंदगुप्त कहे कबीर सुनो भाई साधो। अब इसमें भी नाटकों का सही क्रम आपको बताना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, नाट्य लेखन का प्रारंभ हिंदी साहित्य में वैसे तो भारतेंदु युग से माना जाता है, और भारत दुर्दशा जो है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित नाटक है जो 1876 ईस्वी में लिखा गया था। और इसके बाद स्कंदगुप्त जो जयशंकर प्रसाद का नाटक है 1928 ईस्वी में लिखा गया। और फिर कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहिनी द्वारा लिखित नाटक है 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और कहे कबीर सुनो भाई साधो ये नरेंद्र मोहन का नाटक है जो 1987 ईस्वी में लिखा गया। तो इस दृष्टि से विद्यार्थियों आप विकल्प में खोजिए। भारत दुर्दशा आप देख रहे हैं बी विकल्प में भी है और जो है डी विकल्प में भी है। उसके बाद स्कंदगुप्त है, तो स्कंदगुप्त जो है वो बी विकल्प में है। तो आप देख रहे हैं बी विकल्प में ही भारत दुर्दशा के बाद स्कंदगुप्त है और किसी में है नहीं। तो इस तरह से बी जो है सही हो जाएगा। भारत दुर्दशा, फिर स्कंदगुप्त, फिर कबीरा खड़ा बाजार में, और फिर कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह नाटकों का अनुक्रम होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम लिखिए। ए धरती धन नापना, झूठा सच, आधा गांव, धार। बी धार झूठा सच, आधा गांव, धरती धन नापना। सी झूठा सच, धरती धन नापना, आधा गांव, धार। डी झूठा सच, आधा गांव, धरती धन नापना, धार। प्रिय विद्यार्थियों, उपन्यासों का जब भी या नाटकों का, कहानियों का जब भी अनुक्रम पूछा जाए तो सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि यह उपन्यास, नाटक या कहानी किसने लिखी है और ये कब लिखी गई है। उस हिसाब से आप जो है सही अनुक्रम लगा पाएंगे। तो आप धरती धरना अपना अगर देखेंगे तो यह जगदीश चंद्र माथुर का है। झूठा सच यशपाल का है। आधा गांव राही मासूम रजा का है। और धार जो है यह संजीव का है। तो अगर आप इसका अनुक्रम करना चाहेंगे तो झूठा सच यशपाल ने लिखा है, ये 2 भाग में है, 1958 और 1960 ईस्वी में लिखा गया है। उसके बाद जो है आधा गांव है राही मासूम राजा का, जो 1966 ईस्वी में लिखा गया है। धरती धन ना अपना ये जगदीश चंद्र माथुर का है, 1972 ईस्वी में लिखा गया। और धार संजीव का है, 1990 ईस्वी में लिखा गया। तो सबसे पहले झूठा सच आप देख रहे हैं, झूठा सच सी और डी में है, तो सी और डी में से ही कोई सही होगा। फिर आप देखें आधा गांव, तो आधा गांव डी में है, तो 27 का डी विकल्प सही हो जाएगा। झूठा सच, फिर आधा गांव, फिर धरती धन नापना और फिर धार। झूठा सच यशपाल ने लिखा है 2 भाग में, 1958 और 1960 में। आधा गांव राही मासूम राजा ने लिखा है, ये है 1966 ईस्वी में। और धरती धन ना अपना ये है 1972 ईस्वी में जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। और धार संजीव ने लिखा है 1990 ईस्वी में। इन महत्वपूर्ण तथ्यों को भी आपको याद रखना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम लिखिए। ये पंच परमेश्वर, पर्दा, परिंदे, पाल गोमरा का स्कूटर। पंच परमेश्वर, परिंदे, पर्दा, पाल गोमरा का स्कूटर। सी पर्दा, पंच परमेश्वर, परिंदे, पाल गोमरा का स्कूटर। और डी परिंदे, पाल गोमरा का स्कूटर, पर्दा, पंच परमेश्वर। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा। तो प्रकाशन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई है, प्रेमचंद की कहानी है। उसके बाद पर्दा है यशपाल की कहानी, जो 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। फिर परिंदे है निर्मल वर्मा की कहानी, 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। और अंत में पाल गोमरा का स्कूटर उदय प्रकाश की कहानी है, 1997 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। तो इस दृष्टि से विद्यार्थियों ये विकल्प सही हो जाएगा, पंच परमेश्वर, पर्दा, परिंदे, पाल गोमरा का स्कूटर।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम बताइए। बाल मुकुंद गुप्त, अध्यापक पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, या फिर अध्यापक पूर्ण सिंह, बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, सी श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त, अध्यापक पूर्ण सिंह, बाबू गुलाब राय, या डी बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त, अध्यापक पूर्ण सिंह। 29वां प्रश्न। इस प्रश्न को यदि आप देखेंगे तो बाल मुकुंद गुप्त, उसके बाद श्याम सुंदर दास, अब बाल मुकुंद गुप्त ये विकल्प में है और किसी में है नहीं, लेकिन इसके बाद श्याम सुंदर दास होना चाहिए था, तो श्याम सुंदर दास है नहीं किसी में। फिर अध्यापक पूर्ण सिंह होना चाहिए और फिर बाबू गुलाब राय। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रश्न जो है सही, इस प्रश्न के जो विकल्प हैं ये सही नहीं है, किसी भी विकल्प में सही अनुक्रम नहीं है। तो आप इन निबंधकारों का सही अनुक्रम जान लीजिए। सबसे पहले बाल मुकुंद गुप्त हैं, जिन्होंने शिव शंभू के चिट्ठे लिखा है। फिर श्याम सुंदर दास हैं, भारतीय साहित्य की विशेषताएं उन्होंने लिखा है। फिर अध्यापक पूर्ण सिंह है, इनका कन्यादान बहुत ही महत्वपूर्ण है निबंध। और फिर बाबू गुलाब राय, जिन्होंने मेरी असफलताएं, ठलुआ क्लब आदि उपन्यास आदि को जो है निबंध लिखे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह प्रश्न के जो विकल्प हैं वो गलत हैं। आप क्रम से अगर इन निबंधकारों को जानना चाहते हैं तो बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, अध्यापक पूर्ण सिंह और बाबू गुलाब राय होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न। निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? ए भरत मुनि भामह विश्वनाथ अभिनव गुप्त, बी भरत मुनि विश्वनाथ भामह अभिनव गुप्त, सी भरत मुनि भामह अभिनव गुप्त विश्वनाथ, डी भरत मुनि अभिनव गुप्त विश्वनाथ या भामह। तो इस प्रश्न में अगर आप देखेंगे तो भरत मुनि जो है ये नंबर 1 पर है। भरत मुनि के बाद जो है भामह है और भामह के बाद जो है अभिनव गुप्त है और फिर विश्वनाथ हैं, क्योंकि भरत मुनि का संबंध दूसरी सती से है। इन्होंने नाट्यशास्त्र का प्रणयन किया है। भामह काव्यालंकार के रचनाकार हैं, ये 6ठी शताब्दी से संबंधित हैं। और अभिनव गुप्त जो है ये है 10वीं-11वीं शताब्दी के हैं, तंत्रालोक इन्होंने लिखा है। और फिर अंत में विश्वनाथ हैं जो 14वीं शती से संबंधित हैं और इन्होंने साहित्य दर्पण लिखा है। तो भरत मुनि, भामह, अभिनव गुप्त और विश्वनाथ, भरत मुनि, भामह, अभिनव गुप्त, विश्वनाथ, तो यह सी विकल्प सही हो जाएगा। 30वें प्रश्न का सी विकल्प। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न है। निम्नलिखित कृतियों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। पगडंडियों का जमाना श्रीलाल शुक्ल, अंगद का पाँव कुबेरनाथ राय, गंधमादन शरद जोशी, जीप पर सवार इलियां हरिशंकर परसाई और रविन्द्रनाथ त्यागी। तो एक तरफ 4 निबंध हैं और दूसरी तरफ 5 निबंधकार हैं। अब इनको आपको सुमेलित करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, पगडंडियों का जमाना जो है ये हरिशंकर परसाई का है। अंगद का पाँव श्रीलाल शुक्ल का है। गंधमादन कुबेरनाथ राय का है। जीप पर सवार इलियां शरद जोशी का है। जबकि रविन्द्रनाथ त्यागी ने खुली धूप में नाव पर लिखा है, खुली धूप में नाव पर। तो अब आप देख रहे हैं पगडंडियों का जमाना हरिशंकर परसाई, अंगद का पाँव श्रीलाल शुक्ल, गंधमादन कुबेरनाथ राय, जीप पर सवार इलियां शरद जोशी। तो इस हिसाब से यदि आप देखेंगे तो विकल्प सी जो है यह सही हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। 31वें का सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित आलोचकों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी, छायावत का पतन, बी देवराज, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, सी रामविलास शर्मा, नई कविता के प्रतिमान, डी लक्ष्मीकांत वर्मा, आस्था और सौंदर्य और कविता के नए प्रतिमान। 32वां प्रश्न आपके सामने है। एक तरफ
आलोचनात्मक कृतियां हैं और दूसरी तरफ एक तरफ आलोचक हैं, दूसरी तरफ उनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास लिखा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, तो 2 सही हो जाएगा। देवराज ने छायावाद का पतन लिखा है, 1 सही हो जाएगा। रामविलास शर्मा ने आस्था और सौंदर्य लिखा है। रामविलास शर्मा ने आस्था और सौंदर्य लिखा है। और लक्ष्मीकांत वर्मा ने नई कविता के प्रतिमान लिखा है। और जबकि कविता के नए प्रतिमान जो है ये नामवर सिंह की रचना है प्रिय विद्यार्थियों। तो इस हिसाब से देखिए ए का 2, तो ए का 2 डी विकल्प में है। उसके बाद बी का 1 और सी का 4 यानी 4 और डी का 3। तो इस हिसाब से प्रिय विद्यार्थियों डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। 11 वर्ष का समय, बंग महिला, दुलाई वाली जयशंकर प्रसाद, ग्राम, राजस्व प्रसाद सितारे हिंद, रानीखेत की कहानी रामचंद्र शुक्ल और 5वां इंसान खां। तो एक तरफ 4 कहानियां हैं, दूसरी तरफ 5 कहानीकार हैं, तो सुमेलित करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, दुलाई वाली बंग महिला ने लिखा है, ग्राम जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, रानी केतकी की कहानी इंशाल्लाह खां ने लिखा है। तो इस हिसाब से आप क्रम में मिलाइए। ए 4 होना चाहिए, तो आप देख रहे हैं ए में 4, बी में है, और उसके बाद आप देख रहे हैं दुलाई वाली बंग महिला, तो बी में 1, और ग्राम में 2, सी में 2 हो जाएगा और डी 5 हो जाएगा। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 33वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल, दुलाई वाली बंग महिला, ग्राम जो है ये जयशंकर प्रसाद की है और रानी केतकी की कहानी इंशाल्लाह खां की कहानी है। 11 वर्ष का समय जो है विद्यार्थियों 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। दुलाई वाली कहानी 1907 में, ग्राम 1911 में, रानी केतकी की कहानी 1798 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 34वां प्रश्न, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। विराटा की पद्मिनी चतुर्सेन शास्त्री, वैशाली की नगरवधू वृंदावन लाल वर्मा, दिव्या हजारी प्रसाद द्विवेदी, चारुचंद लेख यशपाल, और 5वें पर जैनेन्द्र कुमार। तो इस प्रश्न को भी इसी तरह से आप हल कर लीजिए। विराटा की पद्मिनी जो है ये है वृंदावन लाल वर्मा की है, तो विराटा की पद्मिनी वृंदावन लाल वर्मा हो गया। वैशाली की नगरवधू चतुर्सेन शास्त्री हो गया। उसके बाद दिव्या यशपाल हो गया। चारुचंद लेख हजारी प्रसाद हो गया। तो आप देख रहे हैं ए का 2 जिसमें होगा वो विकल्प सही हो जाएगा, तो ए का 2 एक में ही है, तो ये बी यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। विराटा की पद्मिनी वृंदावन लाल वर्मा, वैशाली की नगरवधू चतुर्सेन शास्त्री, दिव्या यशपाल और चारुचंद लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। तो प्रिय विद्यार्थियों विराटा की पद्मिनी 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, वैशाली की नगरवधू 1948 ईस्वी में, दिव्या 1945 ईस्वी में और चारुचंद लेख 1963 ईस्वी में। तो इस तरह से इसका क्रम भी इसी तरह से होगा, विराटा की पद्मिनी, फिर वैशाली की नगरवधू, विराटा की पद्मिनी, फिर दिव्या, फिर वैशाली की नगरवधू और फिर चारुचंद लेख। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित काव्य संग्रहों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। हिमकिरीटिनी त्रिलोचन, अमोला माखनलाल चतुर्वेदी, काल तुझसे होड़ है मेरी भवानी प्रसाद मिश्र, गीत फरोश शमशेर बहादुर सिंह और 5वें पर शिवमंगल सिंह सुमन का नाम है। आपको काव्य संग्रह और उनके रचनाकारों के साथ उनको सुमेलित करना है। तो आइए देखते हैं। हिमकिरीटिनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, अमोला त्रिलोचन की रचना है, काल तुझसे होड़ है मेरी यह जो है शमशेर बहादुर की रचना है, और गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की है। तो हिमकिरीटिनी माखनलाल, अब आपको देखना है ए में 2, तो
तो इस हिसाब से विद्यार्थियों ए में 2 जो है डी विकल्प में है, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। 35वें प्रश्न का सही उत्तर जो है डी विकल्प है, यानी हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी, अमोला त्रिलोचन, काल तुझसे होड़ है मेरी, यह शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, जबकि गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। एक कहानी यह भी, प्रभा खेतान, अन्य से अनन्या, रमणिका गुप्ता, हास्य, अमृता प्रीतम, रसीदी टिकट, मन्नू भंडारी, और फिर 5वें पर है मैत्रेयी पुष्पा। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक कहानी यह भी, यह मन्नू भंडारी की है, मन्नू भंडारी की है, और अन्य से अनन्या प्रभा खेतान की है, हादसे रमणिका गुप्ता की है, और रसीदी टिकट जो है ये अमृता प्रीतम की है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे, एक कहानी यह भी जो 2007 में लिखी गई, यह महिला लेखिका मन्नू भंडारी, ये सारी लेखिकाएं महिला हैं। एक कहानी यह भी 1907 में मन्नू भंडारी ने लिखा था। अन्य से अनन्या प्रभा खेतान ने 2007 में। प्रिय विद्यार्थियों, पुनः एक बार इसको समझ लेते हैं, त्रुटि के लिए क्षमा चाहता हूँ। एक कहानी यह भी, यह मन्नू भंडारी ने लिखा था 2007 ईस्वी में। अन्य से अनन्या प्रभा खेतान ने लिखा था, यह भी 2007 ईस्वी में। हादसे रमणिका गुप्ता ने लिखा है 2005 में, जबकि रसीदी टिकट 1976 में अमृता प्रीतम ने लिखा है। तो इस हिसाब से देखिए, ए का 4 जो है, जिसमें आप विकल्प में देख रहे हैं, तो ए विकल्प में, ए में 4 है, शेष में नहीं है, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी, अन्य से अनन्या प्रभा खेतान, हादसे रमणिका गुप्ता, और रसीदी टिकट अमृता प्रीतम की कहानी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ग्लोबल गांव का देवता मोहनदास नैमिषराय, जूठन रणेंद्र, मुक्ति पर्व सूरजपाल चौहान, छप्पर जयप्रकाश करदम। तो इस प्रश्न को हल करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। ग्लोबल गांव का देवता यह रणेंद्र की कृति है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। मुक्ति पर्व ये है मोहनदास नैमिषराय की है। और छप्पर जो है ये जयप्रकाश करदम की है। जबकि सूरजपाल चौहान ने तिरस्कृत की रचना की है। तो आइए देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो ग्लोबल गांव का देवता रणेंद्र 2 यानी 2, तो सी विकल्प में 2 है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी विकल्प। ग्लोबल गांव का देवता प्रिय विद्यार्थियों 2010 में लिखा गया है। जूठन 2 भाग में है, 1997 और 2015 में लिखा गया है। मुक्ति पर्व जो है ये 2003 ईस्वी में लिखा गया है। छप्पर 1994 ईस्वी में लिखा गया है। तो इसको भी आप कहीं नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित उक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ये गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग, बी अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सबंग, सी अति सूधो स्नेह कुमारक है, डी बसो मेरो नैनन में नंदलाल, ए में घनानंद, बी में मीराबाई, सी में सूरदास, और डी में बिहारी, और 5 तुलसीदास। तो आपको इन पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग, ये जो है प्रिय विद्यार्थियों ये तुलसीदास 5 हो जाएगा। उसके बाद अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग, ये बिहारी। अति सुधो स्नेह को मार्ग है घनानंद, बसो मेरे नैनन में नंदलाल मीराबाई। तो इस हिसाब से ए का 5वां होगा। तो ए का 5वां, बी का 4था, सी का पहला, और फिर डी का दूसरा। तो इस हिसाब से बी विकल्प सही हो जाएगा। 38वें प्रश्न का बी विकल्प सही हो जाएगा। गोरख जगायो जोग, भगत भगायो लोग तुलसीदास की रचना है, पंक्ति है काव्य की। अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग, बिहारी लाल की है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है घनानंद की है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यह मीराबाई की है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उक्तियों को उनके ग्रंथकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तद दोषो शब्दार्थो सगुणान्वलंकृति पुनः क्वापि भट्टतौत
प्रज्ञा नवनमय शालिनी प्रतिभा मता तुलसी न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम मम्मट कीरति भनति भूति भल सोई सुर सर सब कह हित होई भामा। और फिर 5वें पर जायसी हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, तद दोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि मम्मट की है। तो आप देखिए मम्मट एका 3 हो जाएगा। प्रज्ञा नवनमय शालिनी प्रतिभा मता ये भट्टतौत की है। कीरत भनत न कांतमप निर्भूषम विभात वनिता मुखम ये भामह की है। और कीरत भनत भूति भल भोई ये तुलसीदास की है। कीरत भनत भूति भल सोई सुर सरसम सब कहाँ हित होई। तो ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो इस हिसाब से प्रिय विद्यार्थियों डी विकल्प सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्डवेल, द यूज ऑफ पोइट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म मैथ्यू आर्नल्ड, इल्यूजन एंड रियलिटी कार्ल मार्क्स, द पोएटिक इमेज टी.एस. इलियट। और 5वें नंबर पर है सी.डी. लेविस। तो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है ये है लिखा गया है कार्ल मार्क्स के द्वारा। तो ए का 3 हो जाएगा। द यूज ऑफ पोएट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म तो ये हो जाएगा टी.एस. इलियट। 2 का जो है 4 हो जाएगा। उसके बाद इल्यूजन एंड रियलिटी सी का जो है ये है क्रिस्टोफर कार्डवेल हो जाएगा। और द पोएटिक इमेज ये सी.डी. लेविस का हो जाएगा। तो इस हिसाब से प्रिय विद्यार्थियों कार्ल मार्क्स जो है ए का 3, तो ए का 3 2 में है, बी और सी में। तो बी का देखेंगे तो बी का जो है टी.एस. इलियट यानी 4। तो ये सी विकल्प सही हो जाएगा। 40वें का सी सही हो जाएगा। यानी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये कार्ल मार्क्स, द यूज ऑफ पोएट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म ये टी.एस. इलियट। उसके बाद इल्यूजन एंड रियलिटी ये कार्डवेल, द पोएटिक इमेज सी.डी. लेविस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में प्रश्न संख्या 41 से 50 तक 41 से 45 तक दी गई स्थापनाओं और तर्कों को ध्यानपूर्वक पढ़कर बहुविकल्पी उत्तरों में से सही उत्तर का चयन करना है। एक में स्थापना है और तर्क दिया गया है, तो आपको बताना है दोनों सही है गलत है कि क्या सही है कैसे है। तो आइए स्थापना देखते हैं। चिंतन की अपेक्षा कर्म सत्य के अधिक समीप होता है। तर्क दिया जा रहा है क्योंकि कर्म में सक्रियता और व्यवहारिकता होती है। स्थापना है कि चिंतन की अपेक्षा कर्म सत्य के अधिक समीप होता है। और तर्क दिया जा रहा है क्यों समीप होता है, क्योंकि कर्म में सक्रियता और व्यवहारिकता होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रिय विद्यार्थियों ये विकल्प, क्योंकि स्थापना भी सही है और तर्क भी जो दिया गया है वह भी सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भाषा ही एकमात्र साधन है जो अन्य पशुओं से मनुष्य को पृथक करती है। तर्क दिया जा रहा है क्योंकि भाषा केवल मनुष्य की अर्जित संपत्ति है। तो 42वें प्रश्न का सही उत्तर है डी। तो प्रिय विद्यार्थियों ये गलत है, यानी भाषा ही एकमात्र साधन है जो अन्य पशुओं से मनुष्य को पृथक करती है, ये गलत है। जबकि क्योंकि भाषा केवल मनुष्य की अर्जित संपत्ति है, ये सही है। तो ए गलत है, आर सही है, यह डी विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखने का प्रयत्न किए बिना सिखाने की लालसा विफल होती है क्योंकि सिखाने के लिए सीखने की आवश्यकता नहीं है। तो 43वें प्रश्न का सही उत्तर है ए और बी दोनों, ए आर दोनों सही है। तो ए जो है सही हो जाएगा, क्योंकि सीखने का प्रयत्न किए बिना सिखाने की लालसा विफल होती है भी सही है, और क्योंकि सिखाने के लिए सीखने की आवश्यकता नहीं है यह भी सही है। तो स्थापना भी सही है, नहीं
इसका जो है ये विकल्प नहीं होगा, क्योंकि सीखने का प्रयत्न किए बिना सिखाने की लालसा विफल होती है। यह तो सही है, लेकिन सिखाने के लिए सीखने की आवश्यकता नहीं है, ये गलत है। तो ए सही और आर गलत, ये किस विकल्प में है ये आपको देखना है। ये सही है और आर गलत है, ये सही आर गलत, तो इस प्रश्न का डी विकल्प सही हो जाएगा। क्योंकि विद्यार्थियों जो है आपको ये समझना चाहिए कि बिना सीखे आप किसी को सिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि सीखने की कितनी भी लालसा क्यों न हो, अगर सीखने का प्रयत्न नहीं किया जाएगा तो वो आप सीख नहीं सकते हैं, विफल हो जाएंगे। और क्योंकि सीखने के लिए सीखने की आवश्यकता होती है, तो इसमें दिया गया है कि आवश्यकता नहीं होती है, तो ये सही है और आर गलत है, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। 44वां प्रश्न आपके सामने है। लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति, सानिध्य या उपभोग से जी नहीं भरता। और तर्क दिया जा रहा है क्योंकि मनुष्य नहीं चाहता है कि उसकी प्राप्ति बार बार हो। तो ये सही है और उसका रीजन जो आर है वो गलत है। तो आपको ये देखना है कि ए सही और आर गलत है, किस में है, तो 44वें का बी सही हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, 44वें का बी सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न है 45वां प्रश्न। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल के ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है। इसका तर्क दिया जा रहा है क्योंकि कविता मानव के हृदय को व्यापक नहीं बनाती। तो इसमें भी प्रिय विद्यार्थियों, कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है। ये तो सही है, लेकिन क्योंकि कविता मानव के हृदय को व्यापक नहीं बनाती है, यह जो तर्क है यह गलत है। तो ए सही है और आर गलत है। यह आप देखिए किस में है, ए सही और आर गलत है, तो सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से सूचित करिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी लाभान्वित हो सकें। यह चैनल पर पहली बार हों तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने में आपका कोई शुल्क नहीं लग रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, पुनः मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी करे, इसी आशा और मंगलाशा के साथ मैं आपसे अनुमति लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।